बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 22 मुलाहिज़ा फरमाएं। भारतीय फौजी 2 ट्रकों पर आए थे। ट्रक सड़क पर रुक गए फौजियों ने जब हर गली में कश्मीरियों को मोर्चा बंद देखा तो उन्होंने खामोशी से अपने साथियों की लाशें उठाकर एक ट्रक में डाली और वापस चले गए। उसके साथ ही फदा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की फलक शगाफ आवाज़ों से गूंज उठी। वो रात खैरियत से गुजर गई। कम अज़ कम शहर के उस इलाके में कोई हंगामा नहीं हुआ। कश्मीरी मुसलमान रात भर गलियों में मोर्चा बंद होकर बैठे रहे और भारतीय फौजियों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत न हो सकी। हाल सुबह उस्मान बाबा घर पहुंच गया। वो कल शाम से पहले शहर के दूसरे इलाके में गया था और इस तरफ हंगामा होने की वजह से वापस नहीं आ सका था। शहर में हंगामे आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगे। 3 दिन और गुजर गए। अब कर्फ्यू में वक्फा भी दिया जाने लगा था। एक रोज गुलरेज भी वापस आ गया। उसके कहने के मुताबिक वो बटाकोट गया हुआ था। गुलरेज उसी रोज नीलम और तारक को लेकर बटाकोट की तरफ चला गया। हंगामे पूरी वादी में हो रहे थे। कश्मीर का कोई हिस्सा, कोई शहर, कस्बा ऐसा नहीं था जहां भारतीय फौज आगो खून का खेल ना खेल रहे हों। बेगुनाह कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था। लेकिन 45 साल बाद पहली मर्तबा कश्मीरी मुसलमानों ने भी पूरी कुव्वत से अपनी हस्ती का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। वो पूरी शदोमत के साथ भारतीय पुलिस और फौजियों के मुजालिम का सामना कर रहे थे। अब वो हिंदुओं के लिए तरन वाला बनने को तैयार ना थे। बटाकोट में भी हंगामे हो रहे थे। यहाँ भी कश्मीरी मुसलमान कर्फ्यू की पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर निकल आए थे। फौज के साथ झड़पों में सिर्फ बटाकोट शहर में 6 मुसलमान शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। भारतीय फौजी बर्बरियत का बदतरीन मुजाहिरा कर रहे थे। वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हंगामों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो शायद इस हकीकत को भूल गए थे कि हर मौके पर बेजा ताकत का इस्तेमाल खुद अपने लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ताकत की इस बेजा इस्तेमाल से भारतीय फौजी खुद भी नुकसान उठा रहे थे। कश्मीरी मुसलमान अब ताकत का जवाब ताकत से दे रहे थे। सिर्फ फटाकोट शहर में सुबह से शाम तक 11 भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों कुत्ते की मौत मारे जा चुके थे। बटाकोट में रात को भी हंगामे जारी रहे थे। रात के आखिरी पैर मुजाहिदीन ने शहर से 4 मील दूर उस भारतीय फौजी काफिले पर हमला कर दिया जो श्रीनगर से आ रहा था। उस काफिले में 5 बड़े ट्रक और 2 जीपें शामिल थी। 2 ट्रकों में गोला बारूद और 3 में फौजी थे। जीपों में भी 6 फौजी सवार थे। ये काफिला जैसे एक तंग से पहाड़ी दर्रे में दाखिल हुआ, पहले से गात लगाकर बैठे हुए मुजाहिदीन ने अल्लाहु अकबर का फलक शिगाफ नारा लगाते हुए काफिले पर हमला कर दिया था। ये हमला इस कदर अचानक था कि भारतीय फौजियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका था। मुजाहिदीन के इस हमले में 2 ट्रकों पर लदे हुए गोला बारूद का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जबकि 7 फौजी भी जाननुम वासिल हो गए थे। मुजाहिदीन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते ही रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पहाड़ों में रोपोश हो गए थे। बटाकोट में उन्होंने चंद घंटे ही कयाम किया और फिर सोतोर की तरफ रवाना हो गए। वैसे दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहे थे जहां भारतीय फौजी दस्तों से टकराव का अंदेशा नहीं था। श्रीनगर से तकरीबन 30 मील के फासले पर वाक़े सोतोर शहर भी हंगामों की लपेट में था। वो लोग शाम के वक्त शहर के नवाब में पहुंचते। अंधेरा फैलने तक वो जंगल में छुपे रहे और फिर रात का अंधेरा फैलते ही शहर में दाखिल हो गए। उन्हें शहर में ज्यादा अंदर तक नहीं आना पड़ा। उनकी मंजिल वो मकान था जो एक पहाड़ी ढलान पर वाक़े था। मकान एक चट्टान पर बनाया गया था। मकान की 2 दीवारें अमूमी चट्टान पर मुश्तमिल थी। मकान की तामीर से पहले उन चट्टानी दीवारों को तराश कर हमवार कर लिया गया था। इस मकान की तामीर में भी ज्यादातर लकड़ी ही इस्तेमाल की गई थी और ये मकान 2 मंजिला था। इस मकान के आसपास और भी मकान थे। उन टीलों से नशेब में शहर वालों पर आमदो रफ्त के लिए ढुलवानी रास्ते बने हुए थे। कहीं कहीं चट्टानों को काट कर पथरीली सीढ़ियां भी बनाई गई थी। वो मकान के एक कमरे में पहुंचे तो वहां 6 आदमियों को देखकर तारक चौंके बिना ना रह सका। उनमें 3 को वो अच्छी तरह जानता था। वो उसके लिबरेशन फ्रंट के साथी थे। 2 उसके लिए अजनबी थे, लेकिन एक चेहरे पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह उछल पड़ा। वो रहमान बाबा था, लिबरेशन फ्रंट का सरबराह। रहमान बाबा का नाम फ्रंट की अक्सरियत मुहिम्मात और ऑपरेशंस के कोड के तौर पर इस्तेमाल होता था। रहमान बाबा की उम्र 80 से कुछ ऊपर ही थी। सफेद दाढ़ी, सर के बाल सफेद और भवें तक बर्फ की तरह सफेद थी। लेकिन इस उम्र में भी उसकी सेहत काबिल रश्क थी। चेहरे पर सेब की तरह सुर्खी, आंखों में सितारों जैसी चमक थी जिनसे अज़म व वलवला छलकता था। हिंदुस्तान की तकसीम से लेकर अब तक रहमान बाबा की जिंदगी अपने वतन की आज़ादी के लिए जिहाद करते हुए गुजरी थी। उसके जिस्म पर जख्मों के लातादाद निशान थे। जख्मों के ये निशान रहमान बाबा के लिए बहादुरी और शुजाअत के वो तमगे थे जिन्हें वो बड़े फख्र से दिखाया करता था। रहमान बाबा ने आगे बढ़कर तारक को सीने से लगा लिया। तुम्हें देखकर बेहद खुशी हो रही है तारक, वो बोला। तुमने दिल्ली में जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखे जाएंगे। और बेटी, उसने तारक को हटाकर नीलम को सीने से लगा लिया। दुख्तराने कश्मीर को तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। जिस कौम में तुम जैसी बेटियां हैं उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।
कमरे में मौजूद दूसरे मुजाहिदीन ने भी तारिक से बड़ी गर्मजोशी से मुआनका किया और नीलम के सर पर हाथ फेरा। उधमपुर में तुम दोनों ने फौजी चौकी जिस तरह तबाह की थी वो काबिले तारीफ है। एक मुजाहिद ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तारिक और नीलम खामोश थे। इसी दौरान कहवा आ गया और वह लोग कहवे की चुस्कियां लेते हुए ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करते रहे और आखिरकार 10 बजे के करीब ये मुलाकात खत्म हो गई। रहमान बाबा ने इन तमाम मुजाहिदीन को सुबह 8 बजे उसी मकान में तलब कर लिया था ताकि आइंदा के लिए लाए अमल तैयार किया जा सके। तारिक और नीलम के लिए इसी मकान में रात गुजारने का इंतजाम किया गया था। रहमान बाबा भी यहीं था। रात के खाने के बाद वो अंदरूनी कमरे में आ गए। उनका मेजबान ताहिर अली भी उनके साथ था। तारिक ने वो कागजात निकाल कर रहमान बाबा के सामने रख दिए जिन्हें उसने अब तक अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा हुआ था। इन कागजात का मुतालिया मैं बाद में इत्मीनान से करूंगा, पहले तुम ये बताओ कि उनकी प्लानिंग क्या है। रहमान बाबा ने कहा। भारत की हुकूमत ने दरअसल 2 तरह की प्लानिंग की है। तारिक ने कहा। एक मंसूबा उनका कागजात में है और ये कागजात हासिल करने के लिए नीलम ने नायत अहम किरदार अदा किया है। हकीकत ये है कि अगर नीलम ना होती तो ये कागजात हमें कभी भी नहीं मिल सकते थे। मुझे नीलम की कारकर्दगी पर फख्र है। इसकी ज़ानत और जज्बा जिहाद से मुतासर होकर ही मैंने 5 साल पहले इसे दिल्ली भेजा था। मुझे उसी वक्त यकीन था कि नीलम हमें मायूस नहीं करेगी, रहमान बाबा ने कहा। और दूसरा मंसूबा भारत ने इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के ताउन से शुरू किया है। उसकी तफसील इन कागजात में मौजूद है। तारिक ने कागजात की तरफ इशारा किया। दिल्ली में इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के ताउन से कायम होने वाले ट्रेनिंग कैंप की तबाही के बाद अगरचे भारत और इसराइल ने इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन दर हकीकत चंद तब्दीलियों के साथ उनका ये मंसूबा तैयारी के मरहले तय करता रहा। ये कागजात हासिल करने के बाद दिल्ली के गुलाब दीन नामी एक मुसलमान नौजवान ने मरकजी किरदार अदा किया है, लेकिन अफसोस कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बेरोर नीलम के दिल्ली से फरार के बाद पुलिस ने शाहरुख के अड्डे पर छापा मारा था तो गुलाब दीन भी पुलिस से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। मुझे इस सिलसिले में तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं, रहमान बाबा ने कहा। हमें अपने उन साथियों के बिछड़ने का अफसोस है। बहरहाल तारिक ने बात जारी रखते हुए कहा, नीलम के जरिए हासिल होने वाले कागजात में जो मंसूबा तैयार किया गया उसके मुताबिक भारत की हुकूमत वादी कश्मीर में 3rd ऑपरेशन के नाम से एक नई साजिश को अमली जामा पहनाने वाली है। ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही वो मजबूत बुनियादें हैं जिनकी वजह से मसला कश्मीर अब तक जिंदा है, लेकिन अब भारत इन करारदादों से जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत ने अपने हामी अमरीकी और मगरबी मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी है। दूसरी तरफ कश्मीर में भी 3rd ऑपरेशन के नाम से मुहिम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस 3rd ऑपरेशन का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक ऐसा तबका तैयार किया जाए जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से दस्तबरदारी की मुहिम लाए और खुद मुख्तार कश्मीर का नारा बुलंद किया जाए। भारत इस 3rd ऑपरेशन के जरिए जो मकासद हासिल करना चाहता है उनमें खास ये हैं। नंबर 1, मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी और कश्मीरियों की यकसोई को मुतासर किया जाए। नंबर 2, कश्मीरियों की तहरीक जिहाद को मुस्लिम उम्मा के जिहाद की बजाय नेशनलिज्म की तहरीक में बदल दिया जाए ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जिहाद में हिस्सा लेने से महरूम हो जाएं और कश्मीरी मुसलमान तनहा रह जाएं। नंबर 3, कश्मीरियों की जिहादी और सियासी लीडरशिप को बहम दस्तो गिरेबां कर दिया जाए। और नंबर 4, कश्मीरियों को पाकिस्तान की मदद से महरूम कर दिया जाए। जब कश्मीरी अवाम अलहदगी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो कश्मीरियों की मदद क्यों करें। ये है वो मकासद जो भारत 3rd ऑपरेशन के जरिए हासिल करना चाहता है। ठीक कहते हो, रहमान बाबा ने उसके खामोश होने पर कहा। हकीकत यह है कि भारत के इस मंसूबे 3rd ऑपरेशन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। हमारे पास लीडर नादानिस्ता तौर पर और बाद भारत के आलाकार बनकर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा बुलंद कर चुके हैं। ये वो लीडर हैं जो डेढ़ एंड की अपनी अपनी मस्जिदें अलग अलग बनाए बैठे हैं। उनके पीछे मुट्ठी भर खुशामदियों के अलावा और कोई नहीं है। ये तो खुद अपने आप से मायूस हो चुके हैं। नादानिस्तगी में खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाकर वो भारत के मौक़िफ़ को तकवीयत पहुंचा रहे हैं। इन खुद साख्ता लीडरों को अपनी सियासी दुकान चमकाने के सिवा और किसी बात की परवाह नहीं होती। इन्हें ना कश्मीर से कोई हमदर्दी है और ना कश्मीरियों से। एक नाम निहाद लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर को कम अज कम 5 साल तक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम दे दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इनराफ किया गया तो कश्मीर का मसला कभी हल ना हो सकेगा। जो कौमें अपने हक के लिए लड़ना मरना और दुश्मन के सामने डट जाना नहीं जानती वो आज़ादी के चिराग को कभी रोशन नहीं रख सकती। इसलिए तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक हर शख्स को जानना चाहिए कि कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ही के मुताबिक होगा। और अगर एक मरतबा भी इन करारदादों से इनराफ किया गया तो फिर मसला कश्मीर की आलमी हैसियत खत्म हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं रहमान बाबा, तारिक ने उसके खामोश होने पर कहा।
लेकिन क्या इन नाम निहाद लीडरों को समझाया नहीं जा सकता कि वो इस तरह के ऐलानात करके कश्मीरियों के काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये बहुत मुश्किल है बेटा, रहमान बाबा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। माजी में इस किस्म की कई कोशिशें हो चुकी हैं कि तमाम लीडर एक परचम तले जमा होकर अपनी तंजीमों को आपस में एक करके ताकत बन जाएं, मगर सब इस तरह बिखरे हुए हैं कि उन्हें एक करना मुमकिन नजर नहीं आता। हर कोई ये समझता है कि वही सबसे बड़ा लीडर है और वह किसी दूसरे के मशवरे को कबूल करना भी अपने लिए तौहीन समझता है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर तमाम तंजीमें मुतहिद होकर भारतीय इस्तेमार का मुकाबला करें तो भारतीय हुक्मरानों के पास घुटने टेकने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें मुतहिद कैसे किया जाए। तारक बोला, इसका कोई तरीका नहीं है। रहमान बाबा ने नफी में सारी लाया, लेकिन बहरहाल हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। भारतीय हुकूमत का दूसरा मंसूबा यह है कि इसराइल से तरबियत याफ्ता गोरीलों को पूरी वादी में फैला दिया जाए और दहशत गर्दी और तकरीब कारी के जरिए कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त किए जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ मुकामी बाशिंदों को भी लालच या मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात देकर आलाकार बनाया जाएगा। ऐसे बाज़ लोगों के नाम उन कागजात में मौजूद हैं। ठीक है, मैं आज रात इन कागजात का तफसीली मुतालिया करूंगा। सुबह 8 बजे ये मसला सबके सामने मीटिंग में रखा जाएगा। अब तुम लोग आराम करो, बहुत थके हुए हो, सुबह मुलाकात होगी। रहमान बाबा कहते हुए उठ गए। रहमान बाबा ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। तारक और नीलम के लिए निचली मंजिल पर अलग अलग कमरों के इंतजाम थे। वो अपने कमरों में जाते ही बिस्तरों पर ढेर हो गए। तारक को सुबह 7 बजे जगा दिया गया। 8 बजे तमाम मेहमान आ गए। ये नौजवान दरअसल लिबरेशन फ्रंट की झेली तंजीमों के सरबराह थे और उनकी तंजीमें कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय इस्तेमार के खिलाफ सरगर्म अमल थी। रहमान बाबा ने मसले को बड़ी खूबसूरती से उनके सामने पेश कर दिया था। उनमें काफी देर तक बहस होती रही। आखिरकार ये तय पाया कि तमाम तंजीमों के लीडरों से एक बार फिर मुज़ाकरात करके उन्हें मुत्तहिद करने की कोशिश की जाए और अगर इस मकसद में कामयाबी ना हुई तो लिबरेशन फ्रंट अपने प्रोग्राम पर अमल जारी रखेगी। इस मीटिंग में यह भी तय पाया कि उन लोगों की निगरानी शुरू कर दी जाए जिनके नाम भारतीय मंसूबे में शामिल है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के लीडरों के नाम एक खत का मजमून भी तैयार कर लिया गया। इस खत के जरिए उन तमाम लीडरों को 3 दिन बाद हजरत बल में मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई थी। ठीक है अली रजा, रहमान बाबा ने एक नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम ये खत तैयार करके आज शाम को श्रीनगर में मुझसे मिल लेना। मैं दस्तखत कर दूंगा। तमाम खतूत अपने आदमियों के हाथ आज शाम ही को रवाना कर दो। अब तुम लोग जाओ, मैं भी तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। ये गोया मीटिंग खत्म होने का ऐलान था। तमाम मुजाहिदीन एक दूसरे से हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। दोपहर के खाने के बाद तारक और नीलम भी रहमान बाबा के साथ उस मकान से रुखसत हो गए। सूदूर से श्रीनगर का फासला 30-35 मील से ज्यादा नहीं था। वो अगर आम रास्ता इख्तियार करते तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते थे। लेकिन रहमान बाबा भारत और श्रीनगर कठपुतली हुकूमत को सबसे ज्यादा मतलूब आदमी था। उसके सर की कीमत मुकर्रर थी, इसलिए उन्होंने आम रास्ता इख्तियार करने की बजाय ऊंचे पहाड़ों में वो दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया जहां भारतीय फौज के किसी गश्ती दस्ते से टकराव का इम्कान नहीं था। 4 मुसल्लह मुजाहिदीन भी रहमान बाबा की हिफाजत के लिए साथ थे। वो लोग दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए 4 बजे के लगभग श्रीनगर पहुंचे। नीलम को 2 आदमियों की हिफाजत में फौरन ही गुलमर्ग की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि तारक रहमान बाबा के साथ ही रह गया। श्रीनगर दरियाई जेहलम के दोनों किनारों पर आबाद है। शहर के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए दरिया पर कई पुल है। शहर के मगरबी हिस्से में डल झील है, जिसके साथ ही वाक़े पहाड़ी पर तख्त सुलेमान और शंकर आचार्य का मंदिर है। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए बल खाते हुए पुख्ता सड़क के अलावा पैदल चलने के लिए भी कई रास्ते हैं। डल झील के चारों तरफ ब्लू वार्ड रोड है। इस सर्कुलर रोड से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सड़कें निकलती हैं। डल झील पर हर वक्त लातादाद हाउस बोट्स, डोंगे और शिकारी मौजूद रहते हैं। हाउस बोट्स बाहर से आने वाले सियाहों के लिए रिहाइश फराहम करती हैं, जिससे रिहायशी होटलों की कमी किसी हद तक पूरी हो जाती है। वो लोग मशरिकी सम से शहर में दाखिल हुए थे। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो लोग बंद रोड पर पहुंच गए। यहाँ करीबी श्रीनगर का क्लब था और ये इलाका वुज़रा, बड़े बड़े सरकारी अफसरों और शहर के रईसों के बड़े बड़े बंगलों पर मुश्तमिल था। बेशतर सियासतदानों के बंगले भी इसी इलाके में थे। ये मुसलमान सियासतदान अपने महल नुमा बंगलों में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे, जबकि आम कश्मीरी नाने शबीना तक के मोहताज थे और भारतीय पुलिस और फौज के मुजालम सह रहे थे। वो लोग उस इलाके से निकलकर ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां गुंजान आबादी थी। मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए आखिरकार वो एक मकान में दाखिल हो गए। उस मकान में चंद मिनट से ज्यादा नहीं रुके। इस मरतबा रहमान बाबा को एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया, जिसम पर कंबल लिपटा हुआ था। 2 आदमियों ने स्ट्रेचर उठा रखा था। तारक और 2 आदमी स्ट्रेचर के साथ चल रहे थे। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आमदोरफ्त के लिए दरियाई जेहलम के 7 पुलों पर फौज का कब्जा था। आने जाने वालों की सख्त चेकिंग हो रही थी। उन्हें भी रोक लिया गया। तारिक ने रोते हुए फौजी अफीसर को बताया कि उसका बूढ़ा दादा गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला है।
वो इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फौजी ऑफिसर ने कंबल हटाकर देखा, रहमान बाबा के चेहरे पर बेपनाह करब के आसार थे। फौजी ऑफिसर ने तरस खाते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। यह पहला फौजी ऑफिसर था जिसने किसी मुसलमान पर तरस खाया था। मीरा कदर पुल अबूर करके वो कुछ दूर स्ट्रेचर उठाए चलते रहे, फिर एक जगह रुक गए। स्ट्रेचर नीचे रखते ही रहमान बाबा उछलकर खड़ा हो गया और वो लोग तेज से कदम उठाते हुए पुराने शहर की तरफ चलने लगे। वो एक सड़क के मोड़ पर पहुंचे ही थे कि एक तेज रफ्तार फौजी जीप ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ उनके पीछे आ रुकी। 4 फौजी उछलकर जीप से नीचे उतर गए। उन्होंने उन सबको राइफलों की जद पर ले लिया। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते रहमान बाबा, पार्टी के इंचार्ज फौजी ऑफिसर ने रहमान बाबा की तरफ देखते हुए कहा। तारक को यूं लगा जैसे उसके सर पर बम फटा हो। वो अपनी जगह पर बेइसो हरकत होकर रह गया। उन चारों को गोया सांप सूंघ गया था। तारक अगरचे कई मौके पर इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हो चुका था, लेकिन इस तरह का खौफ कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुआ था। 3 फौजियों की सब मशीन गन्नें उनकी तरफ तनी हुई थी। चौथे फौजी के हाथ में रिवाल्वर था जिसका रुख रहमान बाबा की तरफ था। रहमान बाबा के दूसरे साथी भी दहशत ज़दा से खड़े थे। तुम लोगों को शायद गलती हुई है ऑफिसर, रहमान बाबा ने फौजी ऑफिसर की तरफ देखते हुए पूरे एतमाद लहजे में कहा। हो सकता है कि मुझसे मुशाबत रखने वाला कोई और आदमी भी इस दुनिया में मौजूद हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। हमें कोई गलती नहीं हुई है, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम कौन हो। ऑफिसर के लहजे में हल्की सी घुर्राहट थी। चेक पोस्ट पर बताया गया कि तुम गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला हो, लेकिन ये तो महज इत्तफाक था कि मैंने तुम्हें स्ट्रेचर से उतरकर इस तरह तेज से चलते हुए देख लिया। गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला कोई बूढ़ा शख्स इस तरह चल नहीं सकता। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन इस तरह चारपाई पर या स्ट्रेचर पर लेटना मैंने कभी भी पसंद नहीं किया। बूढ़ा होने के बावजूद मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तकलीफ ज्यादा होने की वजह से इन्होंने मुझे जबरदस्ती स्ट्रेचर पर डाल दिया था। अगर गलतफहमी भी हो तो तुम लोग इस वक्त हमारी कस्टडी में रहोगे जब तक हमारी गलतफहमी दूर नहीं हो जाती। तुम लोगों के बारे में, खास तौर से तुम्हारे बारे में। उसने रहमान बाबा की तरफ इशारा किया। तहकीकात की जाएगी, अगर वाकई तुम वो नहीं हो जो हम समझ रहे हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, रहमान बाबा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया और मानीखेज निगाहों से अपने साथियों की तरफ देखने लगा। उस वक्त तक शाम का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन जिस जगह वो खड़े थे वहां सड़क के मोड़ पर खंबे पर जलने वाले बल्ब की रोशनी थी। सड़क तकरीबन सुनसान ही थी। जब से मुजाहिदीन की सरगर्मियों में तेजी आई थी और पुलिस और भारतीय फौज के मुतालम में इजाफा हुआ था, शहर के लोग सरे शाम घरों में बंद होकर बैठ जाते थे। कर्फ्यू और हंगामे जिंदगी का मामूल बन चुके थे। आम दिनों में शाम से जरा पहले और उसके बाद शहर की वीरानी कर्फ्यू या हड़ताल का मंजर ही पेश करती थी। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। फौजी ऑफिसर की बात सुनकर रहमान बाबा के चेहरे पर मायूसी सी उभर आई, लेकिन फिर अचानक ही फौजी ऑफिसर के पीछे इशारा करते हुए वो चीखा, अरे रुक जाओ, गोली मत चलाना। ये एक पुराना नफ्सियाती हरबा था जो इस वक्त भी 100% कामयाब रहा। ऑफिसर और तीनों फौजियों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा और ये छोटी सी गलती ही उनके जिंदगियों के चिराग गुल कर गई। रहमान बाबा ने, फौजी ऑफिसर और तारक वगैरह ने बैक वक्त तीनों फौजियों पर छलांग लगा दी और पलक झपकने में बाजी पलट गई। अब फौजी रहमान बाबा और उसके आदमियों की जद में थे। रहमान बाबा ने ऑफिसर पर रिवाल्वर तान रखा था। तुम्हें हमारे बारे में तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर किए देता हूँ। रहमान बाबा ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे थे। मेरी बहुत तलाश है तुम लोगों को। मेरे सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है, लेकिन रहमान किसी एक शख्स का नाम नहीं है। वादी कश्मीर का बच्चा रहमान है, जो तुम जैसे बेड़ियों के लिए अज़ाबे इलाही साबित होगा। तुम लोगों को एक ना एक दिन इस वादी से रुखसत होना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले इस खून का हिसाब देना होगा जो तुम लोगों ने मासूम और बेगुनाहों के गले काट कर बहाया है। हम लोग तो 45 बरस से क़यामत से गुजर रहे हैं, लेकिन अब तुम लोगों का भी योम हिसाब आन पहुंचा है। रहमान बाबा खामोश हो गया। उसके हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर का रुख फौजी ऑफिसर के सीने की तरफ था। बाकी फौजियों को भी तारक और उसके 2 साथियों ने सब मशीन गनों की जद पर ले लिया। वो चारों थर थर कांप रहे थे। मौत को अपने सामने देखकर थर थर क्यों कांपने लगे, रहमान बाबा ने कहा। अब शायद तुम्हें अंदाजा हो गया कि मौत का चेहरा कितना भयानक होता है। तुम जैसे लोग ताकत के नशे में चूर होकर दूसरों पर जुल्म तो बहुत करते हो, जिसे वो बहादुरी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। और जब तुम जैसा जालिम शख्स मौत को अपने सामने देखता है तो खौफ से थर थर कांपने लगता है, जैसे इस वक्त तुम कांप रहे हो। लेकिन मैं तुम लोगों को ज्यादा देर तक खौफ में मुब्तला नहीं रखूंगा। रहमान बाबा एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसने यके बाद दीगरे 2 मरतबा रिवाल्वर का ट्रैगर दबा दिया। तारक और उसके साथियों ने भी सब मशीन गनों के ट्रैगर दबा दिए। ऑफिसर के साथ फौजी भी छिलनी होकर सड़क पर ढेर हो गए। भागो, हरी अप, रहमान बाबा चीखा। चेक पोस्ट से फौजी गाड़ियों को यहाँ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वो अभी तक भागने की सोच ही रहे थे कि मीरा कदर पुल की तरफ से एक तेज रफ्तार फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक पर हैवी मशीन गन फिट थी। गनमैन ने दूर ही से फायर खोल दिया।
बदकिस्मती से गोली रहमान बाबा के एक साथी को लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। रहमान बाबा, तारक और उसके दूसरे साथियों ने कुशादा गली में छलांग लगा दी। इसी असना में ट्रक से चलाई जाने वाली मशीन गन की एक गोली बोर्ड पर खड़ी हुई फौजी जीप के फ्यूल टैंक पर लगी। दूसरे इलाके में एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और जीप के परखचे उड़ गए। जीप के जलते हुए टुकड़े हवा में उड़ते हुए दूर तक फैल गए। जीप के धमाके से फटने से उन लोगों को भागने का मौका मिल गया। रहमान बाबा की उम्र अगरचे 80 बरस के लगभग थी, लेकिन वो जवानों की तरह दौड़ रहा था। तारक उसके साथ साथ था। ये लोग जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वो काफी कुशादा थी। यही सड़क आगे जाकर डल झील के करीब से ब्लू वार्ड रोड से मिल गई थी, लेकिन ये लोग उस सड़क पर दौड़ते रहने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, क्योंकि सामने से भी किसी भी वक्त पुलिस या फौज की किसी पार्टी से सामना हो सकता था। इस सड़क के दाएं बाएं बहुत सी छोटी सड़कें और गलियां थी। रहमान बाबा ने तारक को अपने साथ रहने को कहा और दीगर साथियों को चीख कर हुक्म दिया कि वो मुख्तलिफ समतों में निकल जाएं। तारक रहमान बाबा के साथ बाईं तरफ एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। उसे कुशादा बाजार कहा जा सकता था। बेशतर दुकानें पहले ही से बंद थी, जो इक्का दुक्का खुली थी वो भी धड़ाधड़ बंद होने लगी और बाजार में मौजूद लोग इधर उधर दौड़ने लगे। फौजी ट्रक बाजार के मोड़ पर पहुंच चुका था। ट्रक पर लगी मशीन गन से मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जिससे बाजार में 2 आदमी जाँ बहक हो गए। तारक और रहमान बाबा एक गली में घुस गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो एक और जगह तंग सी गली में घुस गए। ये गली घाटी की तरफ ऊपर को चली गई थी और सीढ़ियां सी बनी हुई थी। उन सीढ़ियों पर दौड़ते हुए एक और मोड़ पर पहुंच गए। एक अधेड़ उम्र औरत एक मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। वो औरत रहमान बाबा या तारक को नहीं पहचानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि ये मुजाहिदीन है और पुलिस या फौज के कुत्ते इनके पीछे लगे हुए हैं। कश्मीर का बच्चा मुजाहिदीन से ताउन को अपना फर्ज समझता था, लिहाजा वो औरत भी उन दोनों को देखते ही चीखी, अंदर आ जाओ। रहमान बाबा और तारक मकान में घुस गए। औरत ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। घर में कोई मर्द है? रहमान बाबा ने पूछा। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा शोहर और बेटा सोपुर गए हुए हैं। अगर तुम लोगों को असला चाहिए तो किस किस्म का असला है? रहमान बाबा ने उसकी बात काट दी। राइफलें, राकेट, दस्ती बम और गोलियां। मेरा शोहर और बेटा मुजाहिदीन की तंजीम में है और ये असला हमें दिखाओ। वो असला कहाँ रखा है? रहमान बाबा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। वो औरत उन्हें एक अंदरूनी कमरे में ले गई जहाँ असले का ढेर लगा हुआ था। रहमान बाबा ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और एक ऑटोमेटिक राइफल और 2 दस्ती बम उठा लिए। तारक ने भी 2 दस्ती बम उठा लिया और वो कमरे से निकल आए। छत पर जाने का रास्ता किस तरफ है? रहमान बाबा ने औरत से पूछा। उस तरफ, औरत ने इशारा किया। वो दोनों औरत के साथ दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। बाजार की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था इस इलाके के लोग मुकाबले पर आ गए थे। फौजी या पुलिस वाले वैसे भी तंग गलियों में घुसने की जुरात नहीं करते थे। वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां से उन्हें बवक्ते जरूरत भागने का मौका मिल सके। तारक और रहमान बाबा मकानों की छतों पर दौड़ते हुए बाजार की समत वाले आखिरी मकान की छत पर पहुंच गए। बाजार में इस वक्त 2 फौजी ट्रक थे और तकरीबन 1.5 दर्जन फौजी ट्रकों और मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाले चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। दोनों ट्रकों पर नस्ब हैवी मशीन गनों से भी मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, जबकि मुख्तलिफ गलियों और मकानों की छतों से जवाबी फायरिंग हो रही थी। तारक और रहमान बाबा ने छत पर पोजीशनें संभाल ली और एक ट्रक की आड़ में खड़े हुए फौजियों पर फायरिंग करने लगे। एक फौजी तारक की गोलियों का निशाना बन गया। उस ट्रक पर लगी हुई मशीन गन फौरन ही इस तरफ घूम गई और उस मकान की छत की तरफ फायरिंग की जाने लगी। तारक ने एक दस्ती बम की पिन खींच ली और मौका पाते ही बम को ट्रक की तरफ उछाल दिया। दस्ती बम ट्रक में गिरा। दूसरे ही लम्हे इतना जोरदार धमाका हुआ कि फजा तक लर्ज उठी। ट्रक के परखचे उड़ गए। उसके साथ ही मशीन गन और 3 फौजियों के भी चीथड़े उड़ गए। बाकी फौजी दूसरे ट्रक की तरफ भागे। तारक ने दूसरा दस्ती बम भी गली में उछाल दिया। वो बम दूसरे ट्रक से काफी दूर गिरा था। इस बम से सिर्फ एक फौजी हलाक हो सका था। अलबत्ता ट्रक हरकत में आ गया। बाकी फौजी ट्रक की तरफ दौड़े। उन फौजियों के सवार होते ही ट्रक की रफ्तार तेज हो गई। दौड़ते हुए ट्रक से अगरचे मुसलसल फायरिंग की जा रही थी, लेकिन ये फायरिंग खौफ और बदहवासी में हो रही थी और फायरिंग करने वालों के सामने कोई टारगेट नहीं था। ट्रक बाजार से निकल गया। इस इलाके के बाशिंदे नारे तकबीर बुलंद करते हुए मकानों और अपनी अपनी कमी गांव से निकलकर बाजार की सड़क पर आ गए। शहीदों की लाशें फौरन ही उठा दी गई और जहन्नुम वासिल होने वाले भारतीय फौजियों की लाशें घसीटकर बड़ी सड़क पर डाल दी गई। रहमान बाबा, तारक और उस इलाके के बाशिंदों ने बहादुरी और जुर्रात का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौजियों को अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो इस कामयाबी पर मुतमईन होकर बैठ जाते। उन्हें यकीन था कि अब इस इलाके पर क़यामत टूटने वाली है। वो लोग मोर्चा बंदी करने लगे। जिनके पास फालतू असला था वो दूसरों को दे दिया गया। तारक और रहमान बाबा उस मकान से निकल आए। घर से निकलने से पहले जब उस औरत को पता चला कि वो रहमान बाबा है तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि कुदरत ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया रहमान बाबा,
औरत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, काश मुझे आपकी मजीद खिदमत का मौका मिलता। मुझे खुशी है कि कश्मीर ने तुम जैसी बहादुर और दलेर बेटियों को जन्म दिया है। मुझे जब भी मौका मिला मैं तुमसे जरूर मुलाकात करूंगा बेटी। वैसे भी मैंने अपनी मेजबान का नाम अभी तक नहीं पूछा। रहमान बाबा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा नाम रेशम है रहमान बाबा। औरत ने जवाब दिया, मेरा शोहर और बेटा भी लिबरेशन फ्रंट में है। वो कमांडर रहीम के मातहत है और इन दिनों सोपुर में है। आफरीन है, रहमान बाबा ने कहा। जिस कौम में तुम जैसे लोग मौजूद हों उस कौम को दुनिया की कोई कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। रेशम की उम्र 40 के लगभग थी। शादी कम उम्र में ही हो गई थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो इस वक्त 20 साल का हो चुका था और बाप के साथ भारतीय दरिंदों के खिलाफ मुजाहिदीन की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। रेशम के घर से निकलकर रहमान बाबा और तारक गलियों में होते हुए श्रीनगर के बालाई हिस्से की तरफ निकल पड़े। इस वक्त पूरे शहर में हंगामे बर्पा हो चुके थे। फौज ने अपने आदमियों के कत्ल का बदला लेने के लिए बेगुनाहों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। वो दोनों कई मील का फासला तय करके डल और नागन झील के दूसरी तरफ हरी पर्वत पहुंच गए। उस पहाड़ी की चोटी पर एक कदीम किला बना हुआ है। उसके करीब ही तख्त सुलेमान और शंकर आचार्य मंदिर भी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए अगरचे बल खाती हुई एक पुख्ता सड़क भी है, लेकिन पैदल आमदोरफ्त के लिए लातादाद पगडंडी नुमा रास्ते भी मौजूद हैं। इस पहाड़ी पर लातादाद रिहायशी मकान भी हैं। रहमान बाबा बुरी तरह हाँप रहा था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए वो सांस लेने के लिए कई जगह रुके थे। वो रात की तारीकी से भरपूर फायदा उठा रहे थे। अगर दिन का वक्त होता तो वो इतनी आसानी से यहाँ तक ना पहुंच सकते। आखिरकार वो एक मकान के सामने रुक गए। रहमान बाबा के कहने पर तारक ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला था। पहले तो वो तारक को देखकर कुछ हैरान सा हुआ, फिर रहमान बाबा को देखते ही बुरी तरह चौंक गया। वो रहमान बाबा को सहारा देकर फौरन अंदर ले गया। रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। तारक हालांकि बेहद थका हुआ था, लेकिन उसे एक लम्हे को भी नींद नहीं आ सकी थी। वो बार बार मकान की छत पर जाकर शहर की तरफ देखने लगता। जब सुबह हुई तो उस वक्त भी तारक छत पर बैठा शहर की तरफ देख रहा था। तुलू होते हुए सूरज की नरम सुनहरी किरणों में पहाड़ की चोटी से सामने फैली हुई वादी का मंजर बेहद दिल फरेब था। हरी पर्वत के कदमों में डल झील, नागन झील, ऊंची नीची घाटियों पर फैला हुआ शहर निशाद बाग, शालीमार बाग और जुनूब में सांप की तरह बल खाता हुआ दरियाए झेलम। कुदरत ने वादी को हुस्न की दौलत से माला माल किया था, मगर ज़र और जमीन की हवस ने वादी के हुस्न को आग लगा कर रखती थी। शहर में एक दो मुकामात पर और वादी में कई जगहों से धुआं उठ रहा था। ये धुआं उन कश्मीरी मुसलमानों के घरों से उठ रहा था जिन्हें गुज़िश्ता रात पुलिस और फौज के हिंदू बेड़ियों ने नजरे आतिश किया था।